अमीर सासू माँ और बहू रानी शारदा और अनामिका चमचमाती साड़ियाँ गहने पहनकर डब्बे भर भर के मुंह में पाउडर पोत के कार से शॉपिंग करने निकल जाती है। अनामिका कार चला रही होती है। पीछे के सीट पर बाप बेटा प्रसाद और रमेश बैठे हुए थे। अरे यार, तुम और माँ शॉपिंग के लिए जा ही रही हो ना, फिर मुझे और पिताजी को क्यों ले जा रही हो? ऑफिस में बहुत काम पड़े हुए हैं। आप कैसे इंसान हैं? आपकी पत्नी आपको शॉपिंग के लिए कह रही है और आप अभी भी ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं। बस यही प्यार है मेरे लिए। बहुत बुरा लगा, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अनामिका, तुम दीपिका पादुकोण नहीं हो और ना ही मैं रणवीर सिंह। समझ नहीं आ रहा है ये सब बातें क्यों कर रही हो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ जी, आपने सुना अपने बेटे की बात? सुन रही हो बहू? अरे बेटा, बहू इतने प्यार से तुम्हें शॉपिंग मॉल ले जा रही है, चुपचाप हमारे साथ चलो। फिर हमारा क्या है शारदा? बेटा को तो बहू ले जा रही है, समझ में आ रहा है, पर तुम मुझे क्यों ले जा रही हो? अरे मैं भी आपको प्यार से शॉपिंग मॉल ले जा रही हूँ। इतनी उम्र हो गई है पर अभी तक आपको अकल नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। ऐसा कहते हुए शारदा शर्मा जाती है। ये देखकर अनामिका मुस्कुराती है और गाड़ी चलाने लगती है। प्रसाद शारदा को देखते हैं। ये देखकर शारदा शर्मा जाती है। मैं हाथ जोड़ता हूँ शारदा, ऐसे शर्माओ नहीं, मुझे शर्म आ रही है। प्रसाद की बातें सुन के शारदा को गुस्सा आता है और वो मुंह बनाने लगती है। फिर अपना सेल फोन खोल के वो चेक करने लगती है कि उसका मेकअप वेकअप सब सही है कि नहीं। शारदा, चाहे तुम घर के शीशे में देख लो या सेल फोन के कैमरे में ही देख लो, तुम 16 साल की नहीं लगने वाली। उनकी बातें सुन के बेटा रमेश और बहू अनामिका चुपके चुपके हंसने लगते हैं। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और कहती है, आप थोड़ी देर चुपचाप बैठ सकते हैं क्या? जब देखो तब मेरी खूबसूरती पे बुरी नजर डालते हैं। हाँ शारदा, ऐसी वैसी खूबसूरती नहीं, साफ साफ दिखता है कितने डब्बे पाउडर लगा के खूबसूरत बनी हो। ये हुआ खूबसूरती। मैं पाउडर लगा के अपनी झुर्रियाँ नहीं छुपाती हूँ, मैं बस मेकअप के तौर पे पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा टच अप करने के लिए। इस तरह शारदा और प्रसाद बातों से ही लड़े जा रहे थे और उनकी लड़ाई सुन के रमेश और अनामिका बहुत हंस रहे थे। फिर कार जाके एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने रुकती है। कार से चारों उतर आते हैं। तुम सास बहू जल्दी जाके गाड़ी लगा के आओ, तब तक मैं पिताजी चाय पी कर आते हैं। अगर आप लोग चाय पीने जाएंगे तो शॉपिंग बैग कौन पकड़ेगा? चलिए। ये कैसी बात कह रही हो अनामिका? अरे बेटा, ये सास बहू तुम बाप बेटे को तो इसी काम के लिए बुलाई है। ऐसा कहकर सास बहू शॉपिंग मॉल की तरफ चली जाती है। बाप बेटा आश्चर्य होते हैं, फिर उनके पीछे पीछे शॉपिंग मॉल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश और प्रसाद के हाथों में दर्जनों बैग हो गए और फिर उन्हें लेकर वो धीरे धीरे कार के पास लौट आए। फिर कार चलने लगी। उस रात सास बहू, उनके साथ बाप बेटा, साथ ही बच्चे हरीश और भव्या सब एक साथ बैठ के बातचीत करते हुए डिनर कर रहे थे। बाद में शारदा प्रसाद बच्चों को अपने साथ लेके बेडरूम में चले जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। बीच रात में अचानक से जमीन हिलने लगती है। घर के सारे सामान एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। शारदा प्रसाद की नींद खुलती है। जल्दी से वो बच्चों को लेकर घर के बाहर निकल आते हैं। अनामिका और रमेश भी डर के मारे भागते हुए घर से बाहर निकल आते हैं। तब तक जमीन 2 टुकड़े में बट जाती है। शारदा जमीन के एक हिस्से में रह जाती है और घर के बाकी सभी लोग जमीन के दूसरे हिस्से में रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। भूकंप की वजह से शारदा अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वो दूसरी जगह चली गई। वहाँ गंदे पुराने फटे कपड़े पहनकर लोगों के घर में जाके भीख मांगने लगी। माँ, थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। इस तरह से वो भीख मांगती है। फिर एक घर से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकल के शारदा को खाना देती है। शारदा जल्दी जल्दी खाने लगती है। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अच्छे घर से हो, क्या हो गया? ये सुनकर शारदा रोने लगती है। फिर अपनी पूरी कहानी खुल के बताती है। उस बुजुर्ग महिला को दया आती है। कुछ पैसे देकर कहती है कपड़े खरीद लेने के लिए। वहाँ से पैसे लेकर शारदा चली जाती है। शारदा की ऐसी परिस्थिति थी, ना वो जी सके और ना ही वो ठीक से मर सके। एक पेड़ के नीचे गुजारा कर रही थी। फिर रोते रोते, हे ईश्वर, ये आपकी कैसी लीला है? अगर लेना ही था सबको एक साथ ले जाना था,
इस तरह भूकंप करके आपने कुछ जान ले ली, मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया। इस तरह दर बदर भटक भटक के भीख मांगने पे मुझे मजबूर कर दिया। पर कब तक ईश्वर? शारदा जब इस तरह दुखी हो रही थी, तभी दूर से एक कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते को देखकर शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उधर सब कुछ उल्टा था। वहाँ अनामिका, रमेश, प्रसाद बच्चे एक दूसरे घर में रह रहे थे। जो उनके पास बैंक में पैसे थे, उसी से अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। उन्होंने सभी से शारदा के बारे में पूछा, पर शारदा कहाँ रहती है किसी को इस बारे में पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने अखबार में इश्तिहार भी दिया और ये भी कहा कि जानकारी देने वाले को आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। पर यह कोशिश भी बेकार चला गया। फिर लगने लगा कि शायद वो जिंदा नहीं है, इसलिए तस्वीर पे माला चढ़ा के सब उन्हें नमन करने लगे। तभी एक दिन सभी लोग मिलके एक प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं शारदा के नाम पे पूजा अर्चना करने के लिए। हे ईश्वर, भूकंप के चलते हमने अपनी सासू माँ को खो दिया। बहुत ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली, इसलिए हमें लगा कि शायद वो अब जीवित नहीं है। कहीं भी रहे, सासू माँ की आत्मा को शांति मिले। इस तरह से प्रार्थना करके अनामिका नमन करती है। अनामिका के साथ पति रमेश, बच्चे भाव्या, हरीश, ससुर जी प्रसाद, सभी लोग नमन करते हैं। पुजारी जी पूजा करते हैं, फिर चढ़ाया हुआ प्रसाद अनामिका और उसके परिवार को दे देते हैं। मंदिर से लौट के वो आ ही रहे थे कि शारदा को देखकर वो पहचान लेते हैं। देखते ही अनामिका आवाज लगाती है, सासू माँ, अजी, पिताजी, बच्चे, देखो तो ये सासू माँ है ना। ऐसे कहकर सभी लोग शारदा के पास जाते हैं। शारदा की परिस्थिति देखकर सभी को बहुत बुरा लगता है। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। फिर वहाँ से सभी लोग शारदा को लेकर अपने घर लौट जाते हैं। शारदा 5-6 बाल्टी पानी भर के अच्छे से नहाती है, सारे धूल गंदगी साफ करके फिर से अमीर सासू माँ की तरह तैयार होती है। फिर से उस घर में हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है और सब मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तब सुबह का वक्त हो रहा था। प्रसाद और रमेश बातचीत करते करते घर से बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल आए। ठीक उसी वक्त बहू अनामिका हाथ में रंगोली का डब्बा और एक झाड़ू लेकर घर के बाहर खड़ी थी और सासू माँ शारदा वो खाली हाथ ही खड़ी थी। क्या शारदा, तुम सुबह सुबह उठ के ऐसी खड़ी हो? अब जब बहू इतनी मेहनत कर ही रही है, तुम मुझसे थोड़ी मदद क्यों नहीं कर देती? पति प्रसाद इस तरह से पूछने पर वो जवाब देती उससे पहले बेटा रमेश कहने लगता है, माँ, कल से तुम इतनी सुबह सुबह मत उठा करो। बहू अनामिका तो है ही, वो सब संभाल लेगी, वो सारा काम कर लेगी माँ। ये सुनने के बाद शारदा अपना मुंह घुमा लेती है और फिर मन ही मन कहने लगती है, हाय रे, तुम बाप बेटे को अब मैं क्या कहूँ। ये काम करने वाली बहू नहीं है, ये काम चोर है। जैसे ही उसे तुम लोगों की आवाज आई कि बाहर आ रहे हो, रंगोली का डब्बा और झाड़ू मेरे हाथ से लेके खड़ी हो गई। जैसे ही तुम लोग ये गेट पार करके बाहर जाओगे, वो ये सारा काम छोड़ के अंदर जाके सो जाएगी। मेरी ही फूटी किस्मत। फिर जैसे ही बाप बेटा बातचीत करते हुए गेट के बाहर कदम रखते हैं, कामचोर बहू ये देखते ही देर न करते हुए जल्दी से रंगोली का डब्बा और झाड़ू सासू माँ के हाथ में पकड़ा देती है। सासू माँ, कर दीजिए तो। काम चोरी तो बस तुम्हारी किस्मत में है। जब बेटा और ससुर होते हैं तो ऐसे दिखाती हो कि तुम ही सब कर रही हो। उन्हें भी लगता है कि तुम ही हो जो घर में इतनी मेहनत कर रही हो और दया दिखाते हैं, और मेरे बारे में वो हमेशा गलत ही सोचते हैं। अरे सासू माँ, आप ऐसी बात करेंगी तो कैसे चलेगा? अब जब तक पिताजी लोग वापस आ जाते हैं, आप आंगन में झाड़ू लगा के अच्छे से रंगोली डाल दीजिए। फिर आपको पार्वती के पास जाके दूध भी लेकर आना है और आके चाय भी बनाना है। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अनामिका ऐसा कहकर अंदर चली जाती है। अब ऐसी कामचोर बहू के लिए कुछ कहने का भी नहीं था, इसलिए शारदा अपना सारा गुस्सा पी लेती है। फिर अच्छे से आंगन में झाड़ू लगाती है, आंगन में पानी छिड़कती है, अच्छे से रंगोली डालती है और फिर अंदर आ जाती है। फिर दूध का बर्तन लेके दूध बेचने वाली पार्वती के यहाँ जाती है। दूध में थोड़ा पानी मिला के पार्वती उसे दूध दे देती है। वो दूध वो घर पे लाके चूल्हे पे चढ़ा देती है। यहाँ अनामिका आराम से बिस्तर पे सो रही थी। बेड के पास वाले ही टेबल पे अलार्म घड़ी रखी हुई थी। अनामिका देखती है उसमें 6:30 बज रहे हैं। वो जल्दी से उठ जाती है। हाय रे, पिताजी और मेरे पति तो अभी तक वॉकिंग से लौट गए होंगे। मुझे जल्दी से उन्हें चाय बना के देना पड़ेगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने बेडरूम से किचन में आ जाती है। माँ जी, अभी तक आपने बहुत काम कर लिया।
अब जाके सोफे पे बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं बहू, चाय अभी तक बन चुकी है, मैं उसे छान लूंगी। अगर आप ही छान लेंगी तो मैं यहाँ क्या हूँ, जाइए आप। उसकी बातें सुन के शारदा अनामिका को आश्चर्य होके देखती है। अनामिका परवाह ना करते हुए वो शारदा को धकेल के सोफे पे बैठा देती है। फिर देर ना करते हुए वो जल्दी से किचन में जाती है और बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगती है। थोड़ी ही देर में देखती है प्रसाद और रमेश घर के अंदर आ रहे हैं। फिर गर्मा गर्म चाय का कप लेके वो शारदा के पास जाती है। बाप बेटा आके सोफे पे बैठ जाते हैं। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अनामिका चाय लाके शारदा को देती है। सासू माँ, आप इस घर की मालकिन हैं। आप जैसा मुझे करने को कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। इसीलिए मैं आपको इस तरह बैठा के घर का सारा काम कर रही हूँ। बस कुछ पसंद ना आए तो मत मारिएगा। सोफे पे बैठ के प्रसाद और रमेश ये बात सुन के गुस्से से शारदा को देखने लगते हैं। शारदा भी बड़े ही कंफ्यूजन में चाय उठाती है। शारदा को इस परिस्थिति में देखकर अनामिका चुपके से मुस्कुराती है और वहीं पे खड़ी रहती है। शारदा, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, गर्मा गर्म डोसा बना के दो। अरे पिताजी, मैं बना के लाती हूँ ना। वैसे भी आपके लिए सासू माँ तो घर की मालकिन ही है। ये सब मुझे असर नहीं करता है बहू, सासू माँ बना के लाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं प्रसाद। रमेश थोड़ी देर अपनी माँ से बातचीत करता है और वो भी चला जाता है। अब चूंकि शारदा के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो डोसा बनाने किचन में जाती है। ये देखकर अनामिका मुस्कुराने लगती है। उधर बाप बेटा तैयार होके तब तक डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। शारदा ने ध्यान नहीं दिया बाप बेटा आ चुके हैं। वो डोसा बनाने में ही लगी रहती है। तब तक अनामिका चालाकी से गर्मा गर्म डोसा ले आके बाप बेटे को परोस देती है। ये देखकर प्रसाद शारदा के बारे में पूछते हैं। अनामिका झूठ झाट उनके सामने कह देती है। प्रसाद भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। शारदा पलट कर देखती है, एक भी डोसा नहीं दिखता है। वो देखने के लिए हॉल में जाती है। वहाँ देखती है प्रसाद और रमेश अनामिका की खूब तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला है, उनकी बहू का असली रंग उनके सामने लेकर आना ही होगा। इस बारे में मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा। शारदा को एक अच्छी तरकीब सूझती है। अगले दिन वो पेट में दर्द है कहकर चुपचाप लेटी रहती है। अगले दिन सुबह अनामिका उठती है। फिर कुछ कचरा इधर छोड़ देती है, उधर छोड़ देती है। फिर आंगन में पानी छिड़क कर जैसे तैसे रंगोली देती है। बाप बेटा जो वॉकिंग पे गए थे, जब वो लौट आते हैं, रंगोली देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगता है। घर पे जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। अनामिका चाय बनाने के लिए पार्वती की यहाँ से दूध ले आती है। फिर वहाँ से लौट के बाप बेटे को वो चाय बना के देती है। प्रसाद और रमेश चाय पीते हैं। चाय इतनी कड़वी थी कि वो तुरंत उगल देते हैं। फिर अनामिका आके पूरा साफ करती है और उधर शारदा ये सब देखकर मजे ले रही होती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रमेश और प्रसाद तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। अब चूंकि अनामिका को जैसे तैसे खाना पकाने आता था, इसीलिए बड़े नमकीन डोसा बना के बाप बेटे को खाने के लिए देती है। मुंह में लेते ही बाप बेटा थू थू करके फेंक देते हैं। अनामिका बहुत घबरा जाती है। क्या हो गया पिताजी, आपने ऐसे क्यों थूक दिया? ये कैसा डोसा था, इसमें बहुत नमक था। कहने के दौरान शारदा जो पेट दर्द होने का नाटक कर रही थी, उसे कुछ पता नहीं ऐसा बहाना करके वहाँ आती है। ये क्या अनामिका, सुबह चाय इतनी कड़वी थी और अभी डोसा इतना नमकीन। आंगन में कचरा पड़ा हुआ है, इतना खराब रंगोली है। ये सब देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गया है। यही कि मैं कामचोर बहू रानी हूँ। अरे वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनामिका। मतलब तुम सच में कामचोर हो। इतने दिनों से माँ काम करती थी और तुम आके कहती थी कि तुमने ये सब काम किया है। हाँ, अब तुम लोगों को सच पता चला ना। ये कामचोर बहू रानी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और तुम लोगों के सामने खुद महान बनती थी। ये बात सामने लाने के लिए मैंने पेट दर्द का नाटक किया। अब चूंकि और कोई चारा नहीं था, इसीलिए अनामिका सबके सामने खड़ी होती है और हाथ जोड़ के अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगती है। अपनी गलती को स्वीकार करके अब अनामिका घर का सारा काम सीख लेती है और तब से खाना पकाना, घर का काम करके सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है।